आपको बताते हैं फैसलाबाद प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो का फैसला। फैसलाबाद प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट को तखमीना 8 साल महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो का काम सर अंजाम देगा। फैसलाबाद प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट को तखमीना लागत 8 साल महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद प्रताप नगर में सिविल डिस्पेंसरी की तामीर नो का काम सर अंजाम देगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद के इलाका प्रताप नगर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की तामीर मुरम्मत का फैसला किया गया है और डिस्पेंसरी की तामीर नो का काम महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। डिस्पेंसरी पर जो है वो 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। महकमा सेहत की जानब से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम डिटेल एस्टीमेट्स भी भिजवाया गया है कि प्रताप नगर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की तामीर नो पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। यह मनसूबा महकमा बिल्डिंग जो है वो शुरू करेगा और लेटर में जो है वो इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो इस प्रताप नगर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी की तामीर नो का काम जो है वो शुरू किया जाए। अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर प्रताप नगर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का मनसूबा आवाम की ज़रूरत थी और इसी तनाजुर को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी प्रताप नगर तामीर नो पर 2 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। फेस्को अफसरान को मिलेगी तफरीह की बेहतरीन सहूलत। फेस्को हेडक्वार्टर ने ऑफिसर क्लब की तामीर की मंजूरी दे दी। फेस्को ऑफिसर्स क्लब की तामीर के हवाले से कमेटी तश्कील। कमेटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके सीईओ फेस्को को फराहम करेगी। फेस्को अफसरान के क्लब की तामीर पर करोड़ों रुपए की रकम खर्च होगी। आपको बता रहे हैं फेस्को अफसरान को मिलेगी तफरीह की बेहतरीन सहूलत। फेस्को हेडक्वार्टर ने ऑफिसर क्लब की तामीर नो की मंजूरी दे दी। फेस्को ऑफिसर्स क्लब्स की तामीर के हवाले से कमेटी तश्कील। कमेटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके सीईओ को फराहम करेगी। बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को अफसरान पर नवाज़शात का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अफसरान को क्लब फराम करने की जो सहूलत है उसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है और करोड़ों रुपए की खतीर रकम फेस्को अफसरान के क्लब पर खर्च की जाएगी। और इसके साथ साथ फेस्को हेडक्वार्टर ने कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी कि अफसरान को जो ऑफिसर्स क्लब की सहूलत फराहम की जाएगी उस पर कितने रकम खर्च होगी और अफसरान की तादाद कितनी है और कौन कौन सी सहूलियात ऑफिसर्स क्लब में अफसरान को फराहम की जाएगी। इसी हवाले से फेस्को ने चीफ इंजीनियर मोहम्मद नज़र डब की सरबराही में ये कमेटी तश्कील दी गई है और इसके साथ साथ शोबा फाइनेंस के अफसरान भी इसमें शामिल है ताकि मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा सके कि अफसरान को ऑफिसर्स क्लब की सहूलत फराहम करने में कितनी जो है वो फेस्को की जानिब से रकम मुख्तस की जाएगी। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तसीन अमान की हिदायत पर अफसरान को सहूलतें फराहम की जा रही हैं और मुलाजमीन को भी ऑपरेशनल गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं ताकि कंपनी के मामलात में बेहतरी लाई जा सके। और ऑफिसर्स क्लब के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई है और कमेटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को को फराहम करेगी और चीफ शुक्रिया एग्जीक्यूटिव ओवैस फेस्को अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में लोकल बॉडीज के हवाले से अहम खबर। पेंशन, तनख्वाह, छुट्टियों समेत दीगर वाजिबुल अदा फंड्स की फराहमी जल्द होगी। बल्दियाती सेक्रेटरीट पंजाब के जरिए से रकूम फिलफौर अदा की जाएंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर ये है कि यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर जितने भी मुलाजमिन के मसाइल हैं वहाँ पर हल करवाने के हवाले से वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से आगाह किया गया कि यहाँ पर जो भी तनख्वाहों का, पेंशन का मसला है या इसके अलावा कोई भी पुराने वाजबात का मसला है तो वो वहाँ पर हल हो सकेंगे। इससे कबल जो एक लेंथी प्रोसीजर इख्तियार किया जाता था जिससे कई कई महीने या कई कई साल लग जाते थे मुलाजमिन के बकाया जात क्लियर होते और फिर उनमें भी मसाइल सामने आ जाते थे। अब बाकायदा तौर पर एक वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए वो मसाइल जल्द अज जल्द हल करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो मुलाजमीन हैं उनके इशूज़ भी कम हो सकें और उसके अलावा जो फंड्स है वो भी जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और इसके लिए एक बाकायदा तौर पर पूरे पंजाब के लिए
सेक्रेटेरिएट में अलहदा से यहाँ पर विंग बना दिया गया जहाँ पर ये तमाम मसाइल डील होंगे और फिल फॉर उनके जो फंड्स है वो वाजिबुल अदा अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामा के मुताबिक मिलना नामुमकिन हो गया। प्याज सरकारी नरखनामा 187 जबकि 220 रुपए में, सरकारी नरखनामा 266 लेकिन 320 रुपए में फरोख्त होने लगा। आड़ती कहते हैं सब्जियां बाहर से मंगवा रहे हैं, अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मजीद उनका क्या कहना है जान लेते हैं उसामा यासीन से जो वहां पर मौजूद हैं। जी उसामा बताइएगा। टोबा टेक सिंह की सब्ज़ी मंडी में जो कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं, शहरी जो हैं वो सब्ज़ी की कीमतों पर परेशान है, जबकि सब्ज़ी मंडी में रवायती अंदाज के मुताबिक जो सरकारी नरखनामे की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर इसी तरह अगर आज के रेटों की बात कर ली जाए तो आलू जो है वो 45 रुपये है, जबकि 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो 187 रुपये सरकारी नरखनामे पर रेट दिया गया, जबकि 220 तक जा पहुँचा है। इस तरह टमाटर जो है 85 है वो 100 रुपये में सेल हो रहा है। अदरक जो है 266 रुपये है सरकारी नरखनामे पे, जबकि 320 रुपये तक सेल हो रहा है। लहसुन जो है 284 है वो 300 तक पहुंचा हुआ है। सब्ज़ मिर्च जो है वो 60 रुपये 100 रुपये तक पहुंची हुई। इसी तरह लेमन जो है वो 50 रुपये है जो कि 60 से 70 रुपये में सेल हो रहा है। इसी वाले से मेरे साथ जो सब्ज़ी मंडी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि सरकारी नरखनामे में और आम जो रेटों में खासा फ़र्क होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कभी एक्शन नहीं लिया इंतज़ामिया की जाने से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट भी इस पे बहुत काम कर रही है और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल नहीं होती, और इंशाल्लाह इंतज़ामिया पूरी इस टाइम डीसी साहब भी सब्ज़ मंडी को विज़िट करते हैं डेली, और एसी साहब भी विज़िट करते हैं, हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी, तमाम अमला इसको चेक करता है और इसके बावजूद भी कुछ कहीं कमी कुताही होगी, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट की हिदायत है उससे हम तजावज़ करें, और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के तावन से ही काम कर रहे हैं, और कभी भी ये आवाम के लिए हम फलाह के लिए काम करते हैं। हम आड़ती हैं जो हम मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, जो ज़िम्मेदारों और कस्टमर के जो बिहाफ पे हम काम करते हैं। और ये अब प्याज की बात करते हैं, प्याज अभी पहुंच चुका है कराची हमारा बंदरगाह पे, और इंशाल्लाह जल्द आवाम तक पहुंच जाएगा और ये तमाम रेट कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि जो अदरक और प्याज है ये बाहर से मंगवाया जा रहा है, जिसकी वजह से अखराजात जो होते हैं और बाकी तमाम तर जो सरकारी नरखनामा कंट्रोल में है उनके मुताबिक, और सिर्फ अदरक और जो प्याज है वो बाहर से मंगवाया जाए, इसी वजह से इसका जो उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे। उसामा बहुत शुक्रिया आपका। चिन्यूट में प्याज और सब्ज मसालों समेत कुछ सब्जियों की कीमतें आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। प्याज 205, अदरक 300 और लहसुन की कीमत भी 320 रुपए से तजावुज कर गई। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं मकामी सब्जियों के बावजूद कीमतें ज्यादा हैं, रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, छुट्टी का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद जब सब्ज़ी मंडी पहुंची है, जहां पर शहरी जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। ताहम जो सब्ज़ मसाला जात है और प्याज की कीमतें हैं वो अभी भी आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। 170 रुपये से प्याज की कीमत बढ़कर 205 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह सब्ज़ मसालों में अदरक और जो लहसुन है उसकी कीमत भी 300 से 320 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। ताहम जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें कुछ कम हुई हैं। ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी सब्ज़ियों की कीमतों के हवाले से? सर सब्ज़ी की जो कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें कर रही हैं, क्योंकि कुछ सब्ज़ियां जो मकामी हैं उनका रेट कम है, बाकी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी प्याज का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए वो कम से कम 150 से 170 रुपये तक उसको जो है वो फी दड़ी जो है वो सेल करवाना चाहिए। और इसी तरह जो सब्ज़ मिर्चें हैं और जो मसाला जात हैं सब्ज़ियों में जो इस्तेमाल होते हैं, जो बाकी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है कि इन चीज़ों को लेकर बंदा गुजारा करे यहाँ पे। बिल्कुल जी, ख़रीदार मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि सब्ज़ मसालों के साथ साथ प्याज की कीमतें जो है वो कंट्रोल की जाएँ, चूँकि आए रोज़ प्याज बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में प्याज की ऊंची उड़ान, प्याज ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज महंगा होते 205 रुपए फी किलो हो गया। प्याज की बढ़ती कीमतें आम शहरियों के लिए दर्द सर बनती गईं। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा अली इस हवाले से।
جی بالکل، سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری تھا، لیکن آج پیاز نے اپنی ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے، 205 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ کم و بیش ہر کھانے میں استعمال ہونے والا پیاز دن بہ دن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان نظر آتے ہیں۔ میں اسلام نگر تانگے والا چوک پر سبزی کی دکان پر موجود ہوں، میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، پیاز کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے، بنیادی مسالہ ہے، سبز مسالہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آگے ایسے ہوتا تھا کہ اگر ایک چیز کم ہوتی تھی، ٹماٹر نیچے آتا تھا تو پیاز اوپر ہوتا تھا تو ٹماٹر نیچے آ جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیاز کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹماٹر بھی بڑھ رہا ہے، اور سبزیوں کے جو ریٹس ہیں وہ بالکل نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو سبزیاں جو ہر گھر کی غریب امیر ہر انسان استعمال کرتا ہے، اس کو کائنڈلی اس کی قیمتوں پہ کنٹرول کریں اور اس کو جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں۔ اس کو نیچے لے کے آئیں شہریوں کی فریاد۔ میرے ساتھ خاتون صارف بھی موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں جو سبزی کی دکان پہ ہیں سبزی لینے۔ آپ نے پیاز خریدا ہے یا ابھی خریدنا ہے؟ کیا کریں گی، مہنگا ہوتا جا رہا ہے پیاز؟ نہیں، ابھی میں نے خریدنا ہے تو ابھی لینے آئی ہوں گھر سے۔ کیا کرے، یہ پیاز ہر سبزی ہر ہانڈی ہر چیز میں یہ استعمال ہوتا۔ ہم لوگ تو اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ایک پیاز نہیں خرید سکتے تو باقی سبزی ہم کیسے خریدیں گے۔ ہم میری اپیل ہے یہ گورنمنٹ سے کہ خدا را ہماری یہ اس چیز پہ غور کریں، اور تاکہ غریب عوام جو ہے نا وہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو کھانا تو اچھے سے پکا کے کھانا تو اچھے سے بنا کے کھا سکے۔ میرے ساتھ سبزی فروش بھی موجود ہیں، ان سے وجہ جانتے ہیں کہ سر کیوں مہنگے ہوتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے، پیاز جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں 200 سے اوپر پہنچ گیا ہے، 205 روپے کا فی کلو ہو گیا ہے، کیوں بڑھتی جا رہی ہیں اس کی قیمتیں، اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے؟ سیلاب دی وجہ تو مہنگا ہو رہا ہے، پیچھے مال نہیں ہے جی۔ سیلاب کا تو ختم ہو گیا نا وہ سی، جو موسم ہے نا، موسم کے حساب نال سبزیاں شروع ہوندیاں وا تے سبزی یعنی کہ سیلاب دی وجہ تو پیاز سندھ لوانا سیگا، جہਦੀ وجہ تو آیا نہیں ہے گا تے ਉਹਦੀ وجہ تو پیاز مزید مہنگا ہو گیا۔ اچھا، ابھی آگے سستا ہونے کے چانسز ہیں یا مہنگا ہی ہوگا؟ آگے فصل آئے گی پھر سستا ہوگا، ابھی نہیں سستا ہوگا۔ جو دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے جو ہے وہ مہنگائی ہے، مہنگا مل رہا ہے تو آگے مہنگا بیچا جا رہا ہے، لیکن جو عام شہری ہے، بہت شکریہ علی نارو اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک طرف فیصل آباد میں صنعت کاروں کے کروڑوں روپے پیمنٹ کی مد میں مارکیٹ میں پھنسے پڑے ہیں تو دوسری طرف ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث کوئی نیا سرمایہ کار کاروبار شروع کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کے نتیجے میں کیش فلو رک چکا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا۔ فیصل آباد میں اس وقت فیصل آباد کو جیسے کہ صنعت کاروں کا شہر کہا جاتا ہے، کاروباری حضرات اور تاجروں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تاجروں کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، صنعت کاروں کے لیے یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں رہا ہے۔ کوئی نیا سرمایہ کار جو ہے مارکیٹ میں نہیں آ رہا۔ پہلے سے کاروبار کرنے والے حضرات جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے پیسے، ہماری پیمنٹس جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ کیوں معطل ہو چکی ہیں، کیا وجوہات ہے، گفتگو کرنے کے لیے رانا عبدالغفور ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، کیا کہیں گے، کیا واقعی میں اب پاکستان میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ماحول سازگار نہیں رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بٹ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو آپ کو پتہ ہے سیاسی عدم استحکام ہے، دوسرا ہم لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی اپوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اچھا کام کرے برا کام کرے، اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں جی، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ نیگیٹو میسج جو پوری دنیا کو جاتا ہے، اس سے جو سرمایہ کاری آپ کی باہر سے آنی ہوتی ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن جو یہاں پہ لوکل سرمایہ دار ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ واقعی ہم ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، ان کو حوصلہ دینا چاہیے لوگوں کو کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹرو پکچر ضرور دکھائیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی، کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے، کون سی گورنمنٹ جا رہی ہے، اس کی وجہ سے بالکل کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو کے رہ گئی ہیں۔ سرگرمیاں معطل ہو کے رہ گئی ہیں۔ حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے پیمنٹس کے حوالے سے، بتائیے گا کیا پیمنٹس مارکیٹ میں نہیں مل رہی؟ لیکن شراز بھائی پہلی بات ہے کہ ہمیں بجلی کا بل ہی اتنا آ جاتا ہے کہ ہمیں وہی نہیں ہم ٹائم پہ ادا کر سکتے۔ دیکھیں ہماری 13 تاریخ ہے بجلی کی آخری ڈیٹ، ہم نے وہ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے وابڈا کے دفتر بندہ بھیج دیا ہے، اوپر سے ہم نے تنخواہیں دینی ہے، ہم مارکیٹ میں پیسے لینے جاتے ہیں، مارکیٹ والے 20-25 ہزار روپے دے دیتے ہیں، جس سے ہم نے 6-7 لاکھ روپے لینے والا ہے۔
सारा काम क्रेडिट पे हो रहा है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, एक बंदा मेरा अंदर काम कर रहा है, वो बेचारा मुझसे 4 दिन हो गए पैसे मांग रहा है एडवांस, मैं उसको कहाँ से पैसे दूं? मैं कल शहर गया, मुझे 1 रुपया शहर से नहीं मिला। मार्केट में इस वक्त बिल्कुल मंदी की सूरत हाल है और पेमेंट्स ना मिलने की वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न का शॉर्टफॉल आखिरकार पूरा कर ही लिया। डिवीजन में इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2,26,000 से तजावुज कर गई। इसी बारे में बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। बताइएगा उमैर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आखिरकार माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारों का जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर लिया है और माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की फैसलाबाद डिवीजन में जो तादाद है वो 2,26,000 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता बरस डेडलाइन ख़त्म होने तक जो गोशवारों की तादाद थी वो 2,22,000 रही थी, जबकि डेडलाइन ख़त्म होने में अभी कुछ रोज़ बाकी हैं। 15 दिसंबर जो है वो FPR हुकाम की जानिब से रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है और उसके साथ साथ टैक्स गुजारों की जानिब से इस डेडलाइन में मज़ीद तोसी का मुतालबा किया जा रहा है। रवा माली साल के आगाज़ से FPR हुकाम की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारों की कैंपेन शुरू की गई। 30 सितंबर उसके लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई, मगर जो अहदाफ थे वो पूरे न हो सके, उसकी वजह से बार बार डेडलाइन में तोसी की गई। 3 बार डेडलाइन में इजाफा किया गया और आखिरकार फैसलाबाद डिवीजन में जो शॉर्टफॉल है या अहदाफ है वो हासिल किए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब FPR हुकाम का कहना है कि इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन के लिए जो तखमीना लगाया गया है वो करीबन 2.25 लाख का है और आने वाले जो 5 रोज़ है या 4 रोज़ बकाया रहते हैं उनके दौरान इनकम टैक्स गोशवारे जमा बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। झंग में जनरल बस स्टैंड पर दुकानें कितनी हैं? 40 कमर्शियल प्लॉट्स की आमदन क्या है? 17 साल से दुकानों और प्लॉट्स कितने किरायाजात वसूल कर रहे हैं? इलाके में राइज किराया क्या है? तफसीलात तलब, किरायाजात को रिवाइज करने का फैसला। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लगभग 17 साल हो चुके हैं कि झंग के जो मुख्तलिफ झंग का जो जनरल बस स्टैंड है इसके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 40 से ज़ायद प्लॉट्स मौजूद हैं जहां पर मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं और इसके अलावा दर्जनों दुकानें मौजूद हैं जिनकी रेंट असेसमेंट जो है वो 17 साल कबल हुई थी और उसके बाद इसकी नई असेसमेंट नहीं हो सकी। इसके अलावा इन दुकानों का जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है उसका भी जायज़ा जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नहीं लिया गया। 17 साल बाद जो है वो पहली बार जो ये जनरल बस स्टैंड के अंदर मौजूद मुख्तलिफ दुकानें हैं और जो मुख्तलिफ कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी रेंट की रीअसेसमेंट का जो है वो फैसला किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि ना सिर्फ इन दुकानों के साइज़ को चेक किया जाएगा, प्लॉट्स के साइज़ को चेक किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो इस वक्त इन दुकानों का और इन प्लॉट्स का रेंट होना चाहिए उसके ऊपर भी जो है वो कमेटी बैठेगी और इस रेंट की रीअसेसमेंट करेगी, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को होगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रेंट में अंदर जो है आमदन के अंदर जो है वो इजाफा होने से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जनरल बस स्टैंड झंग के लिए जो है वो बेहतर तौर पर इकदाम उठा सकेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि जो मुख्तलिफ बेज हैं उनका भी कोई तरीका किरायाजात को रिवाइज करने का फैसला किया गया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा रोड पर वाक़या DSP CIA की खस्ता हाल बिल्डिंग जमीन बोस होने के करीब। 8.5 साल से बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत ना होने के बाद बिल्डिंग खंडर में तब्दील होने लगी। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सरगोजा रोड पर वाक़या डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के दफ्तर की बिल्डिंग खस्ता हाली का बदतरीन नमूना पेश करने लगी है। इसी बिल्डिंग में एंटी कार लिफ्टिंग स्क्वाड का दफ्तर भी मौजूद है और डीएसपी खुद और उनका जो तमाम स्टाफ है वो भी इसी बिल्डिंग में रोज़ाना की बुनियाद पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और दर्जनों की तादाद में शहरी भी अपने मसाइल लेकर इन दोनों दफातर का रुख करते हैं। 30 साल कबल ये बिल्डिंग तामीर की गई थी, जिसके बाद आज तक इसकी तज़ीन व आराइश दोबारा से नहीं की गई। बिल्डिंग की खस्ता हाली का ये आलम है कि किसी भी वक्त खुदा न ख्वास्ता ये बिल्डिंग गिरकर ज़मीन बोस होकर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हम इस वक्त डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की खस्ता हाल बिल्डिंग के पास मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन अकील नकाश अगर आपको दिखा सकें कि बिल्डिंग की खस्ता हाली का ये आलम है कि इस पर बिल्कुल इसकी तज़ीन व आराइश के लिए दोबारा से कुछ नहीं किया गया। इसके जो पिलर हैं जिसकी बुनियाद पर यह बिल्डिंग खड़ी है वो भी खस्ता हाल हो चुके हैं और खुदा न ख्वास्ता किसी भी वक्त ये खस्ता हाल बिल्डिंग ज़मीन बोस हो सकती है। इसके ऊपर मौजूद जो पानी की टंकी है वो भी ज़मीन बोस होने के करीब पहुंच चुकी है। इंतहाई अहम जगह पर और इंतहाई अहम ये दफ्तर है, लेकिन इस पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। ना तो इसकी दोबारा से तामीर के हवाले से कोई मंसूबा बनाया गया और ना ही इन 30 सालों में इसकी तज़ीन व आराइश की गई। फैसलाबाद के मुतअद्दिद थानों की बिल्डिंग्स इसी तरह खस्ता हाल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर तो डीएसपी खुद अपना उनका दफ्तर मौजूद। मकबूल अपडेट करने के लिए। जाली दूध तैयार करने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। झंग के इलाके कच्चा कोट, तस्वीर महल और चनियोट रोड पर मिल्क पॉइंट्स पर पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों के छापे। 5080 किलो एक्सपायर मिल्क पाउडर बरामद। एक्सपायर पाउडर में केमिकल्स और पानी डालकर जाली दूध तैयार किया जाता रहा था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मज़ीद जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। मजमूई तौर पर ये 3 इलाकों के अंदर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से छापे मारे गए हैं, जिनमें कच्चा कोट रोड है, तस्वीर महल और इसके अलावा जो चनियोट रोड है। और मुख्तलिफ जो यहाँ पर मिल्क पॉइंट शॉप्स हैं उनके अहाते के अंदर सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसमें जो ज़ायदुल मयाद जो मिल्क पाउडर था वो मिला है, जिससे दीगर केमिकल्स को शामिल करके जाली दूध तैयार किया जा रहा था। लगभग 5080 किलोग्राम जो है ये पाउडर जो है बरामद किया गया है इनसे। इस घनौने काम के अंदर जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है मुतलका थाना जात के अंदर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर फूड का ये कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर कार्रवाइयां तेज की जाएंगी और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहां जहां पर भी इस तरह की मशीनरी के जरिए जो है इस तरह का दूध तैयार किया जा रहा है उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से राना आसिफ को तौहीन अदालत की सजा देने का मामला। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से पीर को ऑल पंजाब वकला नुमाइंदा कन्वेंशन किया जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हाशिर राइट से। जी हाशिर, बताइएगा। बार कौंसिल की जानिब से कल बरोज पीर जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हड़ताल की कॉल जो है वो पंजाब भर के अंदर जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शिजाद, उसके साथ साथ मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो है राना आसिफ, उनके दरमियान एक तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद मेंबर पंजाब बार कौंसिल के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए इनको सजा दी गई थी, जिसके बाद वकला की जानिब से पंजाब बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है। और सोमवार के रोज़ भी अब पंजाब बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल की कॉल दे दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात करें तो इस दौरान जो पंजाब बार कौंसिल है उसकी जानिब से तकरीबन जुज़वी हड़ताल जो है वो की गई थी, क्योंकि 10:30 बजे के बाद जो है वो हड़ताल शुरू की जाती थी। 10:30 से कबल जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू रहती थी और 10:30 बजे के बाद वकला जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट करते थे और हड़ताल करते थे, जिसके बाद जुज़वी जो स्ट्राइक है वकला वो जुज़वी स्ट्राइक पर थे। लेकिन सोमवार के रोज़ पंजाब बार कौंसिल की जानिब से दोबारा फुल डे जो स्ट्राइक है उसकी कॉल जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से कोई भी वकला जो है वो अदालतों के अंदर पेश नहीं होंगे। इस हवाले से कल जो है वो एक वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनकाद भी किया गया है, जिसका मौजू ये होगा तहफ़्फ़ुज़ वकालत व तौहीन अदालत। जिसके बाद पंजाब बार कौंसिल की जानिब से पंजाब भर के अंदर जो वकला है उनसे अपील की गई है कि कल वो इस कन्वेंशन के अंदर जो है वो शिरकत करें। पंजाब भर से वकला इस कन्वेंशन के अंदर शिरकत करेंगे, जिसके बाद ये जो मामला है तौहीन अदालत का, इस हवाले से नेक्स्ट क्या लाए अमल जो है वो अपनाया जाए, इस हवाले से वकला जो है वो फैसला करेंगे। जबकि कल जो है बरोज सोमवार वकला की जानिब से पंजाब भर के अंदर जो है वो फुल डे स्ट्राइक। बहुत शुक्रिया हाशिर राज अपडेट करने के लिए।
जंग में महकमा लेबर एंड पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से शहरियों को रोजगार की फराहमी का प्रोजेक्ट। लेबर दफ्तर में बेरोजगार अफराद के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। पंजाब की जानिब से जंग में रोज़गार सेंटर को फ़ाल किया गया है और इस हवाले से बड़े पैमाने पर जो है शहरियों की जानिब से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई गई है रोज़गार सेंटर में। रोज़गार सेंटर के तहत जो है वो ऐसे अफराद जो बेरोज़गारी का शिकार हैं उनको रोज़गार की बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से मेरे साथ इंचार्ज रोज़गार सेंटर आसिफ नवाब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे समझते हैं ये शहरियों के लिए जो है कितना फ़ायदेमंद साबित होगा और इस हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है। हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या अनएम्प्लॉयड जो हैं लोग, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए देने के लिए ब्रिज का किरदार हम अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लेबर डिपार्टमेंट और PITB के दरमियान के इश्तराक से ये जारी किया गया। इसमें लोगों को जॉब्स रोज़गार देने के साथ साथ एक गवर्नमेंट के पास एक अथेंटिक डाटा भी होगा जो कि उनको फैसिलिटेट मुआविन होगा कि कहाँ तक हमारे यहाँ पे लोगों के कितनी लोगों के पास रोज़गार है और कितने लोग बेरोज़गार हैं, ताकि डिज़ास्टर और ये इस किस्म के कुछ आते हैं तो उनमें ताकि लोगों के। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में सुपर वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फरूख हबीब ने फीता काट कर टूर्नामेंट का आगाज किया। इस मौके पर मियां फरूख हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। और उसके साथ सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के साहबजादे थे, जो कि उनकी अपनी हुकूमत के दौरान ही मुल्क से फरार हो गए थे। और जब भी शहबाज शरीफ को चाहे नैब का 7.5 अरब रुपए का TTs का केस हो, चाहे 16 अरब रुपए का FIA का केस हो, जब भी शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया जाता था वो एक ही बात कहते थे कि मुझे क्या पता, ये तो सारी जो है मामलात, ये सारी लूटमार जो है ये तो सुलेमान शहबाज ने की है। और सुलेमान शहबाज को जो है वो मुल्क से बाहर फरार कराया हुआ था। और मैं अक्सर ये बात कहता था कि ये सलमान शहबाज वो तोता है जिसमें सारी शहबाज शरीफ के करप्शन के राज छुपे हुए हैं। ये वारदातिया है असल में। जो नवाज शरीफ की चोरी का असल वारदातिया इसहाक डार था, जो जाली अकाउंट्स खोलता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। शहबाज शरीफ की जो वारदातें हैं, जो करप्शन है, जो चोरियां इन्होंने की हुई हैं, उसका जो वारदातिया है, जो मुलज़म नंबर 1 है सबसे बड़ा, वो सुलेमान शहबाज है। अब सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वापस पहुंचे हैं। और वापस जो एक इश्तिहारी हो, एक मफरूर हो, वो ऐसे नहीं होता कि हफाजती ज़मानतें उनको मिल जाएं जब 3-3, 4-4 साल अदालतें इनको बुलाते रहे। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कानून का इनका मजाक बनाया हुआ है कि एक केस जो अपनी तफ्तीश उसकी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, उसका चालान जमा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सलमान शहबाज को इन्होंने सोची समझी प्रोग्राम के तहत, प्लान के तहत इन्होंने मुल्क से बाहर छुपा के रखा हुआ था। अब वो वापस पहुंचा है और 16 अरब रुपए का वो केस जिसमें डॉक्टर रिजवान ने बड़ी मेहनत से काम किया था, कोई अपराइट ऑफिसर जिसने किसी प्रेशर को लिए बगैर अपना काम कर रहा था, उन्होंने हुकूमत बदली, उसको तफ्तीश से हटाया, उसके ऊपर दबाव इतना डाला और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ जो है वो किया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मकसूद चपड़ासी जो इनकी मिल का मुलाजम था, 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह का मुलाजम था रमज़ान शुगर मिल का, उसको इन्होंने 2.5-3 साल दुबई के अंदर उससे भी मफरूर रखा और दुबई में इन्होंने खुद उसको ठहराया हुआ था। और पता क्योंकि वो शरीक मुलजम था, 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया हुआ था, सिर्फ एक मकसूद चपड़ासी के। अभी बाकी मुलाजमीन और हैं जिसके अकाउंट में 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब रुपए आया, वो अलग हैं अभी। लेकिन जो मकसूद चपड़ासी था उसको भी एक दिन बैठे बैठे दुबई के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है, बंद कमरे से जो है वो उसकी भी नाश जो है वो बरामद होती है। यानी जब से शरीफ खानदान, ये PDM की नलायक आज़म की शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, 8 माह से इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का खात्मा तो हुआ ही हुआ, बल्कि लोगों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया। यानी मकसूद चपड़ासी जो इनका शरीक मुलज़म था, डॉक्टर रिजवान जो इनकी सारे FIA के 16 अरब रुपए जाली अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम पर जो बनाए गए, उसकी तफ्तीश कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है। IOs को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। अरशद शरीफ जो कि इनकी करप्शन को बार बार सामने लेकर आते थे, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत थी, जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज साजिश के हवाले से जो अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे,
उन पे 16 FIR काटी गई, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर किया गया, दुबई तक उनका पीछा किया गया, वहाँ उनके अहकाम को ये प्रेशर डलवाया गया कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो जाता है, मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफॉल्ट पे पहुंच जाती है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर आ खड़ा हो गया है 8 माह में कि आज कोई एक ऐसा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बरामदात नीचे आ गई हैं, लोगों से बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं हो पा रहे, किसान जो है वो परेशान है, 40% कपास की पैदावार कम हो गई है, आइंदा गंदम की शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है और गंदम की बिजवाई का बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। हर किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन इन लाडलों को हुकूमत चाहिए। मुल्क की नुकसान के सर के ऊपर इनको हुकूमत चाहिए, इनको ज़ाती मुफाद बड़ा करना है, इनको NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी NRO 2 से शहबाज शरीफ के केसेस बंद हो गए, इसहाक डार के केसेस बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी के केसेस बंद हो गए, जो सर्टिफाइड इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है उसके केसेस जो है वो बंद हो गए। इसी तरह आपके फजलुर रहमान जो है वो भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने बैठे हुए हैं। ये PDM नहीं है, ये पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है, ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट बनी हुई है, जिसने हर तबके के लिए परेशानियों में इजाफा किया है। इन्होंने महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो वक्त इतना ही।